नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कई जिलों की तरह टिड्डी दल ने उन्नाव में भी हमला कर कई बीघा फसलों को नुकसान पहुंचाया। लाखों की संख्या में आई टिड्डियों ने 48 घंटे तक सैकड़ों बीघा फसल को नुकसान पहुंचाया है। बीघापुर बांगरमऊ तहसील की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। टिड्डी दल को भगाने के लिए प्रशासन ने उन्नाव में डेरा डाल दिया। कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में भरकर इसका छिड़काव भी किया गया। ऐसा है कि ये दल जो कल रायबरेली साइड से आया, तो फतेहपुर साइड से आया था और इसमें सेंट्रल की भी टीम लगी हुई है, हमारी फायर ब्रिगेड की भी टीम है और प्लांट प्रोटेक्शन की भी गाड़ियां हैं। सम्मिलित रूप से इनको मारा जा रहा है। जो इनका जो दवाई का असर होता है वो धीरे धीरे होता है, 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक असर होता है, फिर ये मरती चली जाती है जब ये ट्रैवल करेंगी। तो इस पे प्रयास यही हो रहा है कि अधिक से अधिक हम इनका समाप्ति कर दें, जिससे कि आगे ये जहाँ भी जाए तो वहाँ पर शनै शनै ऑपरेशन होगा और फिर ये नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगी किसी भी तरह के हमारे कृषकों की खेती को या अदरवाइज़ भी जो हरियाली है। और ऐसे ही ऑपरेशन आगरा में भी चल रहा है, कासगंज में भी है, कुछ बलरामपुर में भी पहुँचे हुए थे। तो इन जगह पर अभी है, उन पर ही एक्शन चल रहा है जिससे कि ये हम इसका ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उधर आगरा में लाखों टिड्डियों का दल यूनिवर्सिटी और पालीवाली पार्क सहित शहर में डेरा डाले रहा, लेकिन कृषि विभाग कुछ नहीं कर पाया। शहर के पार्कों और यूनिवर्सिटी के आसपास लगे पेड़ पौधों को लाखों टिड्डियों का दल रात भर में चट कर गया। लाखों की तादाद में टिड्डियों की मौजूदगी के बावजूद रात में नहीं इन्हें मारा गया। सुबह होते ही ताजनगरी का आसमान टिड्डियों के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। लाखों टिड्डियों ने पश्चिमी दिशा में उड़ान भरी है। तो पल भर में फसलों को बर्बाद कर देने वाले टिड्डी दल को लेकर कानपुर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन और किसानों के सहयोग से टिड्डी से निपटने के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कानपुर जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया है कि भारी संख्या में टिड्डी दल गंगा ट्रांससिटी के पास देखा गया, जिससे निपटने के लिए कानपुर प्रशासन और उन्नाव प्रशासन सक्रिय है। टिड्डी दल शहर के अंदर प्रवेश न कर सके, इसके लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। पीएमओ की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम 6वां संबोधन होगा। अनूप हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनूप, यूं तो सभी को इंतजार है शाम 4 बजे का, और प्रधानमंत्री आते हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं, और हम इन दिनों बहुत सारे विषय देख रहे हैं। तो क्या उन सब पर ही बात होगी, चाहे हम नेपाल लें, चीन लें, पेट्रोल डीजल के रेट लें, या फिर हम ये मान के चले कि कोरोना को लेकर वो खास तौर से बात करेंगे? देखिए, बता दूं, शाम 4 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। सभी को इंतजार है। 2 बातें मुख्य तौर पे है जो सूत्र बता रहे हैं। पहला तो जो अनलॉक 1 है वो आज खत्म हो रहा है और कल से अनलॉक 2 है शुरू होगा। देखिए, गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बार बार इस बात को दोहराया है कि जिस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज़ खोली जा रही है, तो वैसे में एहतियात भी और बरतनी होगी। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मूल मंत्र दे सकते हैं इस विषय को लेकर। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि गलवान घाटी में जो घटना घटी है उसके बाद पहली मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा देश के नाम। तो संभावना ये जताई जा रही है कि कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पे कह सकते हैं। और लगातार जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं देशवासियों के सामने, तो जाहिर सी बात है कि आज हो सकता है कोई बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने वो रख सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि कल केंद्र सरकार ने 59 जो चाइनीज़ ऐप हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर सामने है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कहते आ रहे हैं। तो संभावना है कि इन 2 विषयों को लेकर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर, कोई बड़ा ऐलान और देशवासियों को एक मंत्र दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज।
आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, आत्मनिर्भर भारत, और हमने पीएमओ की वेबसाइट पे अभी से 20 घंटे पहले एक उनकी पोस्ट भी है, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि लॉकडाउन से अधिक अनलॉक में सतर्कता बहुत जरूरी है, और बाकायदा उसमें इकोनॉमिक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फर्म्स खुल गई हैं, ऑफिस की बात करें विच इज़ वेरी मैंडेटरी, हम देख रहे हैं कि वो ज़रूरी है इकोनॉमिकली जो सिचुएशंस हो रही हैं, तो ये बात हो सकता है कि उसे वो और बारीकी से भी समझाए कि अनलॉक 2 में हमें किस तरह से और एहतियात बरतना है, क्योंकि वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। देखिए, अनलॉक 2 में किस तरह से एहतियात बरतना है, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आज के संबोधन में भी इस बात का जिक्र होगा, लेकिन जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री इस बात को भी दोहराते आ रहे हैं, और जिस तरीके से चीन के साथ पिछले दिनों हमारे संबंध हुए हैं, और जिस तरह से हमने जिक्र किया कि जिस तरह से 59 चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया, तो एक अवसर भारतीय जो व्यापारी हैं, भारतीय डिजिटल एक्सपर्ट है, उसके सामने एक बड़ा अवसर सामने खड़ा हो गया है, और इसको लेकर के हो सकता है कि संभावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान आज जनता के सामने कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर किस तरीके से आगे देश बढ़ सकता है, किस तरीके से इस अवसर को भुना सकता है, इस सारी बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की जनता को कह सकते हैं संभावना है कि आज बड़ा फैसला और एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को के सामने रखें। जी बहुत शुक्रिया। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी प्रधानमंत्री क्या कहेंगे सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आप जरूर सुनिएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन बुंदेलखंड के लिए आज। बुंदेलखंड के लोगों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए आज सीएम योगी अपनी महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल योजना का शुभारंभ करेंगे। इससे पानी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलों में एक आशा की किरण जगी है। 10,131 करोड़ की इस परियोजना का शुभारंभ सीएम झांसी से करेंगे, जिससे जालौन के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। बुंदेलखंड के बाकी इलाकों की तरह जालौन में भी गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है, और अब यहां के लोगों को आस जगी है कि बुंदेलखंड की प्यास बुझेगी। की बहुत ही भयंकर समस्या है। पूरे वार्ड में समथिंग 6 या 7 हैंडपम्प लगे हैं, जिसमें 4 हैंडपम्प खराब है, 3 हैंडपम्प सही है। समस्या है, हम लोग जब से नल में भरते हो, नल भी पानी नहीं देता है और बहुत परेशानी, 2 किलोमीटर दूर से पानी भरते। तो बुंदेलखंड में पीएम मोदी की जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल योजना की सीएम योगी आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना से झांसी, महोबा, ललितपुर के लोगों को पीने का पानी साफ मिल पाएगा। अश्विनी हमारे साथ हमारे सहयोगी झांसी से जुड़े हुए हैं, जो बारीकी से बताएंगे। अश्विनी, इस पूरे आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा, और किस तरह से ये लोगों को, क्योंकि हर घर नल का जल की बात हो रही है, ये बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं बहुत चैलेंजिंग है, बहुत अपने आप में बहुत टफ है हर घर नल का जल पहुंचाना, तो क्या एक रोड मैप बनाया गया है, किस तरह से? देखिए, आज जब 1:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी आएंगे तो वहां से बुंदेलखंड के लोगों के लिए ऐतिहासिक पल शुरू हो जाएगा। लंबे अरसे से बुंदेलखंड में पानी की बहुत बड़ी किल्लत रही है, जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम लगातार संजीदा बने रहे हैं। इनकी लगातार ये कोशिश रही है कि हर घर में जल नल से पहुंचे। इसको लेकर के कड़ी कवायद पिछले कई साल से चल रही है। इसी के तहत जल मिशन के तहत आज एक बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री खुद करेंगे आकर के। 10,131 करोड़ की जो योजना है पूरे बुंदेलखंड के 7 जिलों के लिए, उसमें हर घर में फिलहाल जो नल से जो पानी पहुंचाया जाएगा, उसको लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है बुंदेलखंड में। इस योजना के तहत तमाम बड़े कार्यक्रम होने हैं। आज सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो चिरगांव के मुराला गांव में होगा, जहां पे मुख्यमंत्री आएंगे और इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक गौशाला भी है, वहां जाकर निरीक्षण करेंगे गौशालाओं का। इसके बाद पौधारोपण भी करेंगे। तीसरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, नॉन कोविड वार्ड का, वहां पर आएंगे और बारीकी से जो मरीज भर्ती है उनसे बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पानी की। तो यहाँ पे जो पानी की समस्या है, त्रासदी है, बहुत कई दशकों से बुंदेलखंड ने झेला है। फिलहाल एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो है हर घर में जो नल से जल पहुंचेगा, उसको लेकर के जो बड़ी कवायद की गई, उसका परिणाम सुखद आज से शुरू हो रहा है। ये पूरी योजना अगले 2 साल में पूरी होगी। खासतौर से झांसी की बात करें तो 2185 करोड़ रुपए यहाँ लगेंगे बुंदेलखंड के 3-4 जिलों के लिए। इसके अलावा तमाम और भी जिले हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी परियोजना योजना है, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो फिलहाल हर घर में जल पहुंचे, नल से पानी पहुंचे, इसको लेकर जो स्रोत बनाए गए हैं, बुंदेलखंड के बांधों को स्रोत बनाया गया है। जो पानी लेंगे वो बुंदेलखंड बांधों पानी जाएगा। तो फिलहाल एक बहुत ऐतिहासिक दिन आज झांसी के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से
एक पाइपलाइन पेयजल योजना की जो शुरुआत हो रही है, पाइप के माध्यम से हर घर में बुंदेलखंड के पानी पहुंचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस महत्वाकांक्षी योजना का आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री का इंतजार बेसब्री से बुंदेलखंड में हो रहा है कि मुख्यमंत्री आए और इस परियोजना का शुभारंभ करें। तो कुल मिलाकर पूरी मुकम्मल तैयारियां जोरों पर हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, कई जिलों का पुलिस फोर्स बुलाया गया है, कहीं से भी कोई चूक न हो जाए। बिल्कुल मेन रोड हाईवे पे के पास गांव है, वहां पर फिलहाल इसका जो उद्घाटन होना है, कुछ ही देर के बाद होना है। तो कुल मिलाकर के बुंदेलखंड के लिए आज पीएम का जो सपना है वो मुख्यमंत्री के माध्यम से साकार होगा। ठीक, और हम जो है इस बारे में तमाम जानकारियां अपने दर्शकों को देंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए। उधर केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक समेत सरीखे ऐप शामिल हैं। सरकार का तर्क है कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है, इसलिए इन पर बैन लगाया गया है। जिन ऐप्स को बैन किया गया है उसमें शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो और लाइकी भी शामिल है। सरकार के इस फैसले को गलवान वैली में हुई जो हिंसा है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो प्रभावी भी हो जाएंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक रहेगी। हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का जो दायरा है वो भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम और बार बंद रहेंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्यों को इससे भी छूट दी गई है। तो महत्वपूर्ण यह है कि क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन सेम कंटिन्यू रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो, रेल बंद रहेंगे। सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल पर बैन जारी रहेगा। भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा 144 भी लागू कर सकता है। चार धाम देवस्थानम एक्ट पर आज सुनवाई होगी। सोमवार को सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया। कोर्ट में सरकार के जवाब में कहा है कि सरकार का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 के खिलाफ है। स्वामी ने अपने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री समेत अन्यों को बोर्ड में रखना गलत है। सरकार और अधिकारियों का काम अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था की देखरेख करना है, न कि मंदिर चलाने का है। कोर्ट में रखी दलील में स्वामी ने कहा है कि मंदिर चलाने का काम तीर्थ पुरोहितों और भक्तों का है। कोर्ट फिर मामले पर सुनवाई करेगा। सरकार और अन्य पक्षकार इस मामले में अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। उधर बागपत की बड़ौद कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आने के बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर शातिर बदमाश अजीत बावरिया को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़ा गया बदमाश कई जिलों से वांछित चल रहा था, जिस पर लूट, हत्या, डकैती के 41 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ मलकपुर चौकी के पास देर रात हुई। एसओ बड़ौद के नेतृत्व में चेकिंग की जा रही थी कि सामने से एक बिना नंबर मोटरसाइकिल पर सवार आते हुए 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस से अपने को घिरा हुआ देख करके इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। एक बदमाश मौके से भाग गया है, जिसकी तलाश कराई जा रही है। मुख्तार अंसारी के गैंग पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इस बार वाराणसी में मुख्तार के गुर्गे पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसका नाम सलीम है। वाराणसी में इसकी कई प्रॉपर्टी हैं। कैंट स्थित इसके एक बंगले में तालाब खुदा मिला, जिसमें प्रतिबंधित मछलियां पालकर उनका कारोबार किया जाता था। सलीम खुद मुख्तार के एक केस में जमानतदाता भी है और मुख्तार की पार्टी के बैनर तले वाराणसी से विधायकी का चुनाव भी लड़ चुका है। इसके साथ शिवपुर के एक अन्य ठिकाने पर भी पुलिस ने छापेमारी की है। सलीम मछली बाजार की वसूली भी करता था। पता चला कि प्रतिबंधित तरीके से इन्होंने छोटा सा तालाब बना के प्रतिबंधित मछलियों का पालन कर रहे हैं और वहाँ से वो बहुत ऊंचे दाम पे बेचते हैं। साथ ही जितने भी मछली मार्केट है वहाँ भी कुछ न कुछ परसेंट जो भी बेचता है उसके फिक्स रहता है इन लोगों का। ऐसे में सारे लोग मिले हैं, पकड़े गए हैं मौके पे। और
उधर मेरठ में राह चलते कुछ लोगों ने एक शख्स को गोली मार दी है। मामला लिसाड़ी गेट इलाके का है। आरोप है कि ई रिक्शा से साइड नहीं मिलने से नाराज दबंगों ने गोली मारी इस युवक को। रिक्शा चालक जो है वो गंभीर रूप से घायल है। और सफेद बलेनो कार में आगे पीछे लेकर किसी बात का विवाद हो गया था, जिसमें ई रिक्शा चालक को गोली लग गई है। उसको तत्काल पीएस शर्मा में एडमिट करा दिया गया है, जिसकी स्थिति खतरे से बाहर है। साथ ही साथ कार के बारे में हम लोग पूरी तरीके से पता करा रहे हैं और शीघ्र ही अनावरण करके अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। खबर बांदा से है, जहां बाजार जा रही एक महिला से छेड़खानी का जो है विवाद सामने आता है और उसके बाद आरोपी जो युवक है उसे पीटा भी गया, लेकिन वो वहां पे पुलिस को बुलाया जाता है और वो चकमा देकर आरोपी वहां से भाग जाता है। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह से मारपीट होती है, काफी भीड़ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जौनपुर में चकबंदी अधिकारियों और ग्रामीणों में झड़प हो गई। मामला गौरा बादशाहपुर का है, जहां करेथू गांव में अधिकारी चकबंदी करने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर चकबंदी का काम रोक दिया। इसके बाद पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। पूरे गांव में फोर्स लगा करके जबरदस्ती चकबंदी कराई जा रही है। हम लोगों की कोई मांग पूरी नहीं की जा रही है और पूरे क्षेत्र अधिकारी जो है आकर के जबरदस्ती चकबंदी को करवा रहे हैं। अब हम लोगों को लाठियों से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अपनी बात कर रहे हैं तो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को किसान सहित, प्रधान सहित और मेंबर सहित साइन नहीं की जाएगी, बैठक नहीं की जाएगी, तब तक हम चकबंदी को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो सिग्नेचर हुआ है वो सरेसर गलत है। अगर मिलाना हो तो प्रधान की साइन को मिलवा लीजिए। उधर मथुरा के गोवर्धन इलाके से पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाते थे। इसके अलावा पुलिस ने 3 वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया है जो जिले में गाड़ियां चोरी करते थे। दिल्ली से भी गाड़ी चोरी करके ये आरोपी मथुरा लाकर बेचते थे। फिलहाल पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। कई और खुलासे होने की उम्मीद है। मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा तहसील में पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। मामला पीपल टोला मोहल्ले का है, जहां 30 वर्षीय मोहित वर्मा अपनी पत्नी मोना के साथ रहता था। बीती रात इनकी हत्या कर दी गई है। पड़ोसियों को वारदात की जानकारी उस समय मिली जब मृतक का पालतू कुत्ता घर से निकलकर जोर जोर से भौंकने लगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिंजर जो है इनकी जिसका नाम है उसको डॉगी का, वो भाग के गई, बड़ी तेजी से भाग के गई। तो हम कह रहे ये अकेले कैसा आ गई इस टाइम। अब मैं कि वो तो नहीं आया होगा इस टाइम, तो मैं कि ये कैसा आ गई अकेली। और ये बड़ी जोर से बड़ी अजीब सी इधर उधर हरकत से कर रही, मतलब पता ना कैसे कर रही वो उधर जा रही। हाँ दोनों रहते हैं, मियाँ बीवी दोनों रहते हैं। कितना टाइम हुआ था इनकी शादी को? कोई 10-11 साल हो गए। क्या किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश? दुश्मनी की तो भैया हम नहीं पता होगा, मैं क्या मालूम दुश्मनी का। यहाँ पर कस्बे में आज पति पत्नी का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। वहाँ पर सभी अधिकारियों द्वारा आज मुआयना किया गया। FSL की टीम बुलाई गई। इनकी हत्या की गई है और घर का सामान भी अस्त व्यस्त है। हमारी FSL की टीम और हमारी जो अन्य टीमें हैं वहाँ से एविडेंस कलेक्शन कर रही हैं और कुछ सामान घर से मिला है और कुछ सामान गायब होने का भी अंदेशा है, तो उसका ऑडिट चल रहा है। और इस हत्या के पीछे कौन लोग हैं, क्या वजह हो सकती है, उसके लिए पूछना जाएगा। कानपुर देहात की भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में मछली पकड़ने गए 2 मासूमों का पैर फिसल गया, वो यमुना में डूब गए। इस हादसे में दोनों की जान चली गई है। उनके साथ यमुना नदी पर चले गए मछली पकड़ने के लिए और बच्चे देखते देखते कपड़े उतार के नहाने लग गए और नहाते आते इनका पैर फिसल गया और उधर खाई थी उसमें बच्चे डूब गए। मेरठ में मानसून ने दस्तक दे दी है। मेरठ में खूब बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। लोगों ने पहली मानसून की बारिश का काफी लुत्फ भी उठाया। बोल पाती है बारिश उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। आज मेरठ वासी भी मानसून की बारिश का मजा ले रहे हैं। लोग इस बारिश में नहा भी रहे हैं, बारिश में नाच भी रहे हैं। मैं इस वक्त मेरठ के थापड़नगर इलाके में मौजूद हूं और आप इन तस्वीरों को जरा देखिए कि किस तरह से ये झमाझम बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। ये मानसून की बारिश है।
और मानसून की बारिश का इंतज़ार काफ़ी अरसे से लोग कर रहे थे। इन बूंदों का इंतज़ार काफ़ी अरसे से कर रहे थे और ये हरे हरे पेड़ भी आपको खूबसूरती के साथ लहलहाते हुए नज़र आ रहे हैं। बारिश की बूंदें धरती पर पड़ रही हैं और सभी खुश हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है। जो बूंदें इनमें पड़ रही हैं वो बस देखते ही बनता है और यकीनन ये नज़ारा बेहद ही मन को भाने वाला है, मन को लुभाने वाला है। मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की बारिश का इंतज़ार किया जा रहा था। जून की गर्मियों में इस मानसूनी बारिश ने खासी राहत दी है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। गोरखपुर में सोमवार को 3 घंटे हुई बारिश ने प्रशासन और नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। बारिश ने आधे शहर की स्थिति नरकीय बना दी। शहर की गलियों में पानी लगने से लोगों के घरों में पानी चला गया। जिला अस्पताल, कलेक्ट्रेट सहित कई सरकारी ऑफिसों के बाहर जल जमाव की स्थिति बन गई। मानसूनी बारिश ने जहां किसानों के चेहरे को खिला दिया है, वहीं गोरखपुर के शहरी जीवन को एक तरीके से नरक बना दिया है। और उसका एक एग्जाम्पल है ये गली। शहर के आधे इलाके की जो गलियां हैं वो लगभग इसी तरीके से हैं। गलियों में पानी भरा हुआ है और जिसके कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अब उनका यहाँ पे रहना दुश्वार हो गया है, क्योंकि जो गंदा पानी है वो घरों में जा रहा है और घर के सामानों का नुकसान कर रहा है। और ये स्थिति सिर्फ गलियों की ही नहीं है। जो वीआईपी कहे जाने वाले जगह हैं वहाँ पे है। कलेक्ट्रेट में भी डीएम कार्यालय के सामने पानी लगा हुआ है, कचहरी में पानी लगा हुआ है, नगर निगम में पानी लगा हुआ है। तो जितने भी ऑफिस हैं वहाँ भी पानी लगा हुआ है। इस तरीके से जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका जीवन इस बारिश ने जो है नरकीय बना दिया है। और ये स्थिति पिछले 1 हफ्ते से कमोबेश बनी हुई है। हालांकि बारिश शुरू होने से पहले नगर निगम और जिला प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा था कि इस बार लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। लेकिन जो स्थिति है उसको देखने के बाद यही लग रहा है कि वे दावे हवाई ही थे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। वाराणसी में मानसून का पहला सीजन की जो बारिश थी वही काफी भारी पड़ती नजर आ रही है। वैसे हालात ये हैं कि पहले ही सीजन में धर्मनगरी वाराणसी में बाढ़ की तस्वीरें सामने आ गई। प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर शवों को जलाने वाला पहला प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया। लोगों को भी काफी दिक्कतें हुई। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।